ओके, लेट्स स्टार्ट विद द राइट्स ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन होता है? ट्रांसफ़र के केस में या ट्रांसमिशन के केस में ट्रांसफरर वो होता है जो अपने शेयर्स दूसरी पार्टी को दे रहा हो। और अगर इन केस किसी भी वजह से ट्रांसफरी के पास शेयर्स उसके नहीं गए, लेट्स सपोज कि कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ट्रांसफरी का नाम नहीं एंटर किया, तो ट्रांसफरर के पास ये राइट है कि वो ट्रांसफरी के बिहाफ पे, अगर वो ट्रांसफरी से पैसे ले चुका है तो ट्रांसफरी के लिए वो एक बेनिफिशियरी का काम करेगा, क्योंकि उसका नाम आज भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंटिन्यू है। एन अनपेड वेंडर हैज़ द राइट टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड इन हिज नेम। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या कहता है? हाँ जी, ये पॉइंट आपका ये कहता है कि एक अनपेड वेंडर कौन हुआ? ट्रांसफरर। उसके पास राइट है, वो आज भी अपने शेयर्स पे अपनी वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है। वो किसी भी तरह के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है। जब तक ट्रांसफर उसे पे नहीं करता वो एक अनपेड वेंडर है, और तब तक वो शेयर्स पे जो भी राइट है वो खुद ही एक्सरसाइज कर सकता है। और अगर दूसरी केस में अगर कंपनी ने उस ट्रांसफ़र जो भी है, मतलब किसी के एंड पे कोई गलती नहीं थी, लेकिन कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया टू रजिस्टर दी ट्रांसफ़र करने से रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि ट्रांसफरी का नाम बुक्स ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करने से मना कर दिया, तो ट्रांसफरर अपने नाम पे ही रहने देगा शेयर्स, क्योंकि उसका नाम अभी बदला नहीं है, स्टिल रजिस्टर में उसी का नाम है। तो वो ट्रीटेड एज अ ट्रस्टी। किसके लिए ट्रस्टी का काम करेगा? ट्रांसफरी के लिए। ठीक है, ये वैसे ये सब हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर ट्रांसफरी चाहे तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिज़ाइन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, और अपने पैसे जो वो ट्रांसफरर को दे चुका है वो वापस मांग सकता है। अगर वो ऐसे नहीं करता तो ट्रांसफरी सिर्फ एक बेनिफिशियरी का काम करेगा। आफ्टर द ट्रांसफर फॉर्म हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, the transferor cannot compel to undertake any additional financial burden in respect of the shares at the instance of the transferee after the transfer of shares, but before the company had registered the transfer, the company offered right share to its members. ठीक है, the Supreme Court held that the transferor could not be compelled by the to take up on his behalf the right shared offered to the transferor. ठीक है, ट्रांसफरी किसी भी तरह से शेयर्स के लिए ट्रांसफरर को फोर्स नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता, और ट्रांसफरर भी ट्रांसफरी को किसी एडिशनल बेनिफिट के लिए कंपेल नहीं कर सकता। राइट। और अगर ड्यू टू द ट्रांसफरीज ओन डिफॉल्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नॉट रजिस्टर्ड, द ट्रांसफरर कैन नॉट बी हेल्ड to be a trustee for the defaulting transferee, because the share continue to remain in the transferor name in the books of the company. आपको पता है सेलर यानी कि ट्रांसफरर की ड्यूटी कब कंप्लीट होती है? जब उसने अपने शेयर्स जब ट्रांसफरी को बेचे हैं वो शेयर्स ट्रांसफरी के नाम पे जमा हो जाएं या फिर रजिस्टर्ड हो जाएं। और वो कब होंगे? जब एक ट्रांसफ़र फॉर्म ड्यूली एग्जीक्यूट हो गया हो। ठीक है, ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट होगी तभी सेलर की ड्यूटी ख़त्म होगी। वेयर अ ट्रांसफरर ट्रांसफर्स हिज शेयर फॉर कंसिडरेशन एंड डिलीवर अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट the transfer form duly signed by him, transferee instead of completing the transfer by signing his own name as transferee and presenting it for registration to the company, chooses to keep the transfer in blank. अब दूसरी सिचुएशन क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने आपको अपने शेयर्स दिए, या तो मैं डीड पे आपका नाम लिख के दूंगी, आप ट्रांसफरी हो, मैंने उस पर फॉर्म पे साइन कर दिए, मैंने इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर दिए, मैं उस पर आपका नाम लिख के दे रही हूँ। या फिर अगर आप चाहते हो कि आप उस शेयर को आगे फर्दर बेचना चाहते हो तो मैं आपका नाम नहीं लिख के दूंगी, मैं ट्रांसफरी वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकती हूँ, सो दैट आपके पास राइट है उसे फर्दर आगे जितना मर्जी चाहें उसको फर्दर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके,
ठीक है। तो जब तक, ध्यान से, अगर मैंने आपको दिए और मैंने ट्रांसफरी का नाम ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद आगे जिसके पास भी गए उसने भी अपना नाम, तो जब तक एक फाइनल ट्रांसफरी का नाम उस कॉलम में नहीं आ जाता तब तक ये मान के चलेंगे कि शेयर्स का ओनर मैं ही हूँ, ट्रांसफरर खुद ही है। व्हेन ही सोल्ड हिज शेयर टू द ओरिजिनल ट्रांसफरी, he could not be deemed to have represented to the transferee anything more than the share was transferable, nor to have agreed to the transferee keeping or passing the transfer in blank। तब आपको ब्लैंक भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने वाले का नाम दे दोगे। अगर मैंने आप ही के नाम शेयर ट्रांसफ़र करने एंड यू वांट टू कीप द शेयर्स इन योर ओन नेम, तो मैं सीधा आप ही के नाम पे शेयर ट्रांसफ़र कर दूंगी। वेयर अ शेयर होल्डर एग्जीक्यूट्स अ ब्लैंक ट्रांसफ़र टू अनेबल अनदर टू डील विद द शेयर, ही इज़ बाउंड नॉट टू डू एनीथिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफ़र, एंड इफ़ ही इम्प्रॉपरली इंटरवीन ही इज़ लायबल इन डैमेजेस। अगर मैंने आपको ब्लैंक ट्रांसफ़र दिया है कि आप आगे उस शेयर्स को किसी और को, तो ही इज़ नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग, तो फिर मैं उसमें कोई रुकावट नहीं क्रिएट कर सकती। वो अगर मैंने किया बाद में तो उसके लिए मैं लायबल हो जाऊंगी। बेसिकली अगर ट्रांसफरी मुझसे ब्लैंक डीड चाहता है कि आप ट्रांसफरी वाला कॉलम खाली छोड़ दो, तो मैं शेयर डीड पे अपने साइन कर दूंगी, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने शेयर आपको सेल कर रही हूँ, लेकिन मैं ब्लैंक छोड़ दूंगी ट्रांसफरी वाला कॉलम कि अगर आप फर्दर किसी को आगे तक बेचना चाहते हो, आप खुद रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते एज अ शेयर होल्डर इन दैट केस। Where a transferor has paid for calls to the company after the shares are transferred, there arises an implied promise by the transferee. There arises an implied promise by the transferee to indemnify the transferor। यानी कि अगर मैं शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद भी अनपेड कॉल्स या शेयर्स पे अनपेड कॉल्स मैं आज भी खुद ही पे कर रही हूँ, तो उसके लिए एक इम्प्लाइड प्रॉमिस आता है तुम्हारी तरफ से, आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे उस चीज़ के लिए कॉम्पनसेट करना। सच अ प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई कैन बी इम्प्लाइड इवन इन केस ऑफ ब्लैंक ट्रांसफ़र, बिकॉज आपको पता है पहले तो प्रेफरेबल होता है फुल्ली पेड शेयर ट्रांसफ़र करना। अगर वो फुल्ली पेड शेयर्स नहीं है तो मैं आपको पार्टली पेड शेयर्स भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, लेकिन कंपनी इस तरह की रजिस्ट्रेशन करने से पहले ट्रांसफरी को बताती है, इन्फॉर्म करती है कि आपको पता है ये शेयर फुल्ली पेड नहीं है। अगर आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, कोई ऑब्जेक्शन अराइज नहीं हुआ, तो क्या किया जाएगा, वो शेयर्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब लायबिलिटी ट्रांसफरी की बनती है उन शेयर्स को फुल्ली पे करने की, राइट। ट्रांसफरीज राइट टू डिविडेंड, बोनस एंड राइट शेयर्स। अब ट्रांसफरी के पास राइट क्या है, आपके पास शेयर्स आ गए, उन शेयर्स पे जो डिविडेंड बनता है वो आप ही का अधिकार है। वेयर द ट्रांसफरर बाय रीजन ऑफ द शेयर स्टैंडिंग इन हिज नेम हैज़ रिसीव्ड आफ्टर द ट्रांसफर एनी डिविडेंड ऑन शेयर्स, bonus or other benefits accruing in respect thereof, the transferee being the person lawfully entitled thereto can recover the same from the transferor provided that he has not allowed his claim to become time barred। मतलब अब एक बार आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गए शेयर्स, तो अब डिविडेंड, उस पर कोई बोनस या राइट शेयर का अधिकार सिर्फ आपके पास है, मेरे पास नहीं है, बिकॉज यू आर लॉफुली एंटाइटल्ड टू डू सो। डिविडेंड टू ट्रांसफरी आफ्टर ट्रांसफ़र, इन केस ट्रांसफ़र वॉर रजिस्टर्ड, मैंने शेयर्स अपने आप को ट्रांसफ़र किया और वो शेयर रजिस्टर्ड भी हो गए, तो डिविडेंड अब किसको दिया जाएगा, ऑब्वियसली ट्रांसफरी को। और ये कैसे पता चलेगा कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गए, क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका नाम एंटर हो जाएगा। रजिस्टर वॉज रेक्टिफाइंग बाय रिमूविंग द ट्रांसफरी नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल नेचर लाइक इनएडिक्वेसी ऑफ स्टैम्प, इट वॉज हेल्ड दैट ट्रांसफरी वॉज नॉट बाउंड टू हैंड ओवर द डिविडेंड अमाउंट टू द ट्रांसफरर। अगर फॉर सम रीज़न कोई गलती होने की वजह से आपका नाम रजिस्टर में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिविडेंड लेने का राइट अब मेरे पास है, वो राइट आप ही का ही रहेगा। टाइटल टू डिविडेंड, it shall be lawful for the holder of any security whose name appear on the books of the company issuing the said security to receive and retain any dividend declared by the company in respect thereof for any year, notwithstanding the said security has already been transferred by him for consideration, unless the transferee who claims the dividend from the transferor has lodged the security and all other documents relating to the transfer which may be required by the company with the company for being registered in his name। Okay,
इसका मतलब क्या है, अब हु इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द डिविडेंड, आप ही एंटाइटल्ड हो जिसके नाम पे, अगर सोचो फॉर सम रीज़न रजिस्टर में आपका नाम एंटर नहीं हुआ है, दो मैंने अपने शेयर्स आपको ट्रांसफ़र कर दिए, येट आपके नाम पे अगर रजिस्टर्ड नहीं है शेयर्स, तो डिविडेंड मुझे ही मिलेंगे। जिसका नाम रजिस्टर में होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा, उसी को डिविडेंड एंटाइटल होते हैं, उसी को मिलते हैं। ठीक है, बेशक चाहे मैंने आपसे शेयर के बदले पैसे ले लिए हो, फिर भी द ट्रांसफरी हु क्लेम्स द डिविडेंड फ्रॉम द ट्रांसफरर हैज़ लॉज्ड द सिक्योरिटी एंड ऑल अदर documents relating to the transfer which may be required by the company with the company within 15 days of the date on which dividend become due। आपको 15 दिन के अंदर, जिस दिन भी डिविडेंड ड्यू होता है, 15 दिन के अंदर अंदर सब कुछ जमा करवाना है, इन ऑर्डर टू मेक कि आपका नाम एंटर हो जाए इन द बुक्स ऑफ रजिस्टर, इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और अगर ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है तो ये जो 15 दिन का टाइम है ये एक्सटेंड हो सकता है। अगर ट्रांसफ़र डीड गुम हो जाती है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसफरी, तो जितना टाइम रिप्लेसमेंट के लिए आएगा, दूसरी डीड बनने को टाइम लगेगा, उतना टाइम से ये 15 दिन को एक्सटेंड किया जाता है। और अगर किसी और वजह से पोस्ट से आ रही थी, तो किसी वजह से वो डिले हो गई कंपनी तक डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में, तो उस केस में उतने दिन से 15 दिन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। The right of a company to pay any dividend which has become due to any person whose name is for the time being, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि जिसका नाम रजिस्टर में होगा, that person is entitled to get the dividend payment. The right of the transferee of any security to enforce against the transfer or any other person his right if any in relation to the transfer where the company has refused। और अगर पता है किसी वजह से कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया क्या कहते हैं आपका नाम रजिस्टर करने में, तो उस केस में ट्रांसफरी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है और अपने पैसे वापस मांग सकता है ट्रांसफरर से। इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, एक बार ट्रांसफ़र फॉर्म एग्जीक्यूट हो गया यानी कि डीड पूरी हो गई, तो ट्रांसफरी के पास क्या राइट आ जाते हैं, ही गेट द राइट टू अक्वायर द राइट टू हैव हिज नेम एंटर इन द रजिस्टर। कोई फर्दर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसफरी ही एंटाइटल करता है टू द शेयर आफ्टर द एंट्री इन द रजिस्टर। और एक बार उसका नाम मेंबर ऑफ द कंपनी में आ गया तो कंपनी के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अराइज होता है। कंपनी मना नहीं कर सकती ट्रांसफ़र के लिए विदाउट कंसिडरेशन, और कि ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी के बीच में एक कंसिडरेशन था। एन ऑब्जेक्शन अबाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन पूरा नहीं था, इस पे कौन ऑब्जेक्शन उठा सकता है, ट्रांसफरर हिमसेल्फ एंड नॉट बाय द कंपनी। ठीक है, अगर शेयर फुल्ली पेड है तो ट्रांसफरर, इफ़ द ट्रांसफ़र इज़ इन अ स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, फिलहाल ये यहाँ के लिए रेलिवेंट नहीं है। प्रियोरिटी अमंग ट्रांसफरीज मतलब मैंने किसी और को दिया, आगे वो किसी और को, तो देयर आर नंबर ऑफ ट्रांसफरी। वेयर अ शेयर होल्डर हैज़ फ्रॉड्यूलेंटली सोल्ड हिज शेयर्स टू टू डिफरेंट ट्रांसफरी, या ये हो सकता है मैंने एक मिस्टर एक्स को भी शेयर बेच दिए और मिस्टर वाई को भी वही शेयर्स बेच दिए, तो जो फर्स्ट परचेजर है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ टाइम अलोन एंटाइटल टू द शेयर, तो उसकी प्रियोरिटी पहली बनती है, जिसको मैंने सेकेंडली बेचे हैं उसकी प्रियोरिटी बाद में बनती है। अ पर्सन असाइंड हिज प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सम शेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज क्रेडिटर, असाइनी फेल टू गेट द शेयर रजिस्टर्ड इन हिज नेम बट गेव नोटिस ऑफ असाइनमेंट टू द कंपनी, द असाइनर सोल्ड द शेयर टू अनदर हु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, असाइनी क्लेम वॉज प्रायर इन टाइम देयरफॉर एंटाइटल टू रजिस्ट्रेशन, तो जिसको पहले आप बेचोगे उसकी पहली प्रियोरिटी बनती है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन बी, आप शेयर्स गिरवी रख के भी पैसे ले सकते हो, लाइक जैसे किसी और गुड्स को गिरवी रख के आप प्लेज करके पैसे ले सकते हो, सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल। डिपॉजिट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट टू क्रिएट अ प्लेज देयर ऑन, गिरवी रखना। ऑन द डेथ ऑफ सोल ओनर ऑफ शेयर्स द राइट्स एंड लाइबिलिटीज गोज इन फेवर ऑफ द लीगल हेयर, दे आर एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज द होल्डर ऑफ द shares but company can register them as members with only their consent when they apply for it। डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब आपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके पास शेयर पड़े हैं, मतलब ई फॉर्म में,
हाँ जी, इन द डिपॉजिटरी सिस्टम द शेयर सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू द इन्वेस्टर, यहाँ पे आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलते, डीमटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं एंड देयर नेम्स आर एंटर्ड इन द, यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स नहीं होता, रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी एज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल ओनर्स का मतलब मेंबर्स ही है। इन्वेस्टर नेम इन द कंपनी रजिस्टर्ड आर रिप्लेस्ड बाय द नेम ऑफ डिपॉजिटरी एज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज। Depository does not have any voting right or other economic right in respect of share as a registered owner. Beneficial owner continue to enjoy all the rights and benefit and subject to all the liabilities in case of securities held by a depository. Shares in the depository mode are fungible and do not have distinctive number. The ownership changes in the depository are done automatically on the delivery payment. आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, दैट इज़ सफिशिएंट इन इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट फॉर्म में ही आप बेनिफिशियरी ओनर बन जाओगे डिपॉजिटरी में। कंपनी विच एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, ये डिपॉजिटरी अलग होती है, एनएसडीएल और सीडीएसएल के अंडर आती है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं इनको। कंपनी इनके साथ एक अग्रीमेंट करती है कि हमारे सिक्योरिटी होल्डर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। द इन्वेस्टर डिज़ायरिंग टू ज्वाइन डिपॉजिटरी आर रिक्वायरिंग टू सरेंडर, आप अपने सर्टिफिकेट दे के ईश्वर कंपनी को, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटीज़ ई फॉर्म में आ जाएगी, और इसके लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन या रिसिप्ट मिलेगी वो ईश्वर कंपनी यानी कि जिस भी कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे उससे मिलेगी। डिपॉजिटरी एंटर इन इट्स रिकॉर्ड द नेम ऑफ द इन्वेस्टर as beneficial owner. Similarly, the beneficial owner has right to opt out of depository in respect of any security and claim the share certificate and get his name substituted in the register of members as the registered owner in place of the depository. There has to be regular mandatory flow of information about the details of ownership in the depository record to the company in case of any reservation from the acquisition of shares securities on the ground of transfer. ये points relevant नहीं है, ये पैरा आप छोड़ सकते हैं। The act provided for detailed regulation for framework, इसके लिए भी सेबी के द्वारा कुछ guidelines है that you supposed to follow। अगर आप आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं किसी कंपनी के, इन्वेस्टर बिफोर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी, पहले उसे एक अग्रीमेंट करना है विद द डिपॉजिटरी, यानी कि यू हैव टू ओपन एन अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आपको डीपी के थ्रू एक डीपी में अकाउंट खुलवाना है और बदले में अपने शेयर सर्टिफिकेट्स दे देने। अगर पहले आपके पास शेयर्स फिजिकल फॉर्म में था, द इशूअर ऑन रिसीट ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, आपके वो कैंसिल हो जाएंगे और बदले में आपका नाम डिपॉजिटरी में एंटर हो जाएगा एज द रजिस्टर्ड ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सिक्योरिटी एंड फॉर्म द डिपॉजिटरी। द डिपॉजिटरी शेल देयर आफ्टर एंटर द नेम ऑफ द इन्वेस्टर इन इट्स रिकॉर्ड एज बेनिफिशियल, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हो किसी कंपनी के और आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फिजिकल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जमा करा देने कंपनी को। पार्टिसिपेंट डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास एक अकाउंट खुलवाना है, जो भी कंपनी होगी वो आपके सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगी और बदले में डिपॉजिटरी में आपका एक अकाउंट खुल जाएगा, मतलब आपकी एंट्री हो जाएगी रिकॉर्ड्स में कि आप बेनिफिशियल ओनर्स हो, और उसके लिए उस डिपॉजिटरी का उस कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट होता है। अगर आपने अभी नए नए शेयर्स खरीदे हैं एट द टाइम ऑफ इनिशियल ऑफर ऑफ द इन्वेस्टर्स would indicate his choice in the application form. If the investor opts to hold a security in the depository mode, तो issuer intimate कर देगा डिपॉजिटरी को कि हमने इस बंदे को शेयर्स अलॉट किया, आप इसके नाम पे बेनिफिशियरी ओनर में इसका नाम डाल दीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलते ही डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड्स में आपका नाम एज एन अलॉटी या बेनिफिशियल ओनर्स डाल देगा। इन सच केस अ प्रायर अग्रीमेंट बाय द इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी, और उसके लिए जिस भी कंपनी के शेयर्स आप खरीद रहे हो उनका डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट हो चुका होना चाहिए। इन द केस ऑफ एग्जिट फ्रॉम द डिपॉजिटरी, अगर बेनिफिशियल ओनर या ट्रांसफरी ऑफ सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी वापस लेना चाहता है फ्रॉम डिपॉजिटरी, वो डिपॉजिटरी को ऐसा बता देगा, डिपॉजिटरी मेक अप्रोप्रिएट एंट्री इन इट्स रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्म द इशूअर कंपनी को वो बता देगी, और उसके बाद इशूअर कंपनी आपको फिजिकल सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर दे देगी।
और अगर डिपॉजिटरी के थ्रू आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो डिपॉजिटरी शेल रिकॉर्ड ऑल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ मेड अमंग द बेनिफिशियल ओनर्स ऑन रिसिप्ट ऑफ सुटेबल इंटीमेशन टू द इफेक्ट दैट अ जेन्युइन परचेज ट्रांजेक्शन हैज़ बिन सेटल। प्लेज के केस में बिफोर क्रिएशन ऑफ एनी प्लेज और हाइपोथिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, जो बेनिफिशियल ओनर होगा वो क्या करेगा, एक प्रायर अप्रूवल लेगा डिपॉजिटरी से और एक प्लेज क्रिएट करेगा। द बेनिफिशियल ओनर शेल गिव इंटीमेशन ऑफ सच प्लेज और हाइपोथिकेशन टू द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी अप्रोप्रिएट एंट्रीज कर देगी रिकॉर्ड्स में, जो कि एक प्रूव होगा कि आपकी ये सिक्योरिटीज़ क्या है, प्लेज हो रखी हैं। ठीक है, प्लेज के लिए भी डिपॉजिटरी एंट्री करती है। डीमटेरियलाइजेशन मतलब सिक्योरिटीज़ जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो, किसके बदले में, फिजिकल सर्टिफिकेट के बदले में। ठीक है, इन डीमैट फॉर्म फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्रीज। परचेज ऑफ शेयर्स आर रिफ्लेक्टेड एज क्रेडिट इन डीमैट अकाउंट एंड सेल्स आर रिफ्लेक्टेड एज डेबिट। आपको पता है क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है। तो रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको डर रहता है कि मेरे पास जो शेयर सर्टिफिकेट है वो गुम ना हो जाए, रिप्लेस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए या डैमेज ना हो जाए, उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप डीमैट फॉर्म में शेयर्स खरीदते हो। डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, डीमैट किसके अंडर आता है, डीमैट डिपॉजिटरी एक्ट 1996। इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है, वो अपनी सिक्योरिटीज़ फिजिकल फॉर्म में रखना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक में रखना चाहता है, अगर फिजिकल में रखना चाहता है और अगर डीमैट में रखना चाहता है। सेक्शन 29 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड सच अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज शेल इशू सर्टिफिकेट्स ओनली इन डीमैट फॉर्म बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ। आपको डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के कंप्लाइंसेस पूरे करने हैं, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आप डिपॉजिटरी एक्ट में कंप्लाई करते हुए डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपके पहले से ही शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो भी आपके पास ऑप्शन है डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करने का। ये ऊपर हमने पढ़ लिया है। और मैंने आपको बताया था 2 डिपॉजिटरी काम करती है, NSDL और CDSL, और उसके अलावा इनके अंडर जितनी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड होती हैं जो आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखवाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऑल दैट आर रिपीटेटिव जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सेक्शन 9 ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट clarify that all the securities held by a depository shall be dematerialized and in a fungible form, that they do not bear any notable feature like, ना तो कोई डिस्टिंक्टिव नंबर, फोलियो नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार शेयर डीमटेरियलाइज्ड हो गए तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर जाते हैं इन टर्म ऑफ, कोई आप ऐसे नहीं कह सकते ये उसका शेयर है ये उसका शेयर नहीं, सारे शेयर्स में कोई डिफरेंस नहीं रहता। A depository shall be deemed to be the registered owner of the shares for the purpose of effecting transfer of ownership of shares on behalf। अगर तुम्हें कल अपने शेयर्स बेचने हैं तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के थ्रू ही आप अपने शेयर्स बेच सकते हो। दे विल एक्ट लाइक अ ब्रोकर ऑल्सो। Every depository shall maintain a register and an index of beneficial owner in the manner prescribed। तो इसके लिए भी एक रजिस्टर मेंटेन होता है बेनिफिशियली ओनर्स का। ठीक है, सो इसके आगे का जो टॉपिक है प्रोसीजर फॉर डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स बाय द शेयर होल्डर।